नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए मेरे साथ और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आएंगे मेरे साथ और देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है उसे देखते हैं और आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आपको बताना है इसमें 14, 15, 20, 21, 24, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 15, 16, 19, 29, 30 या 15, 16, 19, 25, 26। बताएंगे आप कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त होते हैं इसमें आपके 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। इनमें है क्या, कौन कौन से? एक 15 है, एक कौन सा है 16 है, एक 19 है, एक 29 है और एक कौन सा आपका 30 है। ये है आर्टिकल 15। आप पढ़ते हैं आर्टिकल 15 में क्या है, आपने पढ़ा होगा धर्म क्या है, जाति है, मूल वंश है, क्या है आपका मूल वंश है, और क्या है आपका लिंग है, और क्या है आपका जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और क्या है आपका जन्म स्थान। तो इस पे आपका अगर कोई भेद करता है तो इसे भेद करने से आपका रोकता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में अवसर या नौकरी में समानता। अवसर में समानता कहेंगे आप या कहेंगे कि नौकरी में समानता। आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की या क्या है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 आपका हो चुका है। आर्टिकल 29 में क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, क्या है अल्पसंख्यक वर्ग। तो भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य सभी धर्म अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आर्टिकल 30 में क्या है, जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं, क्या है अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा, अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। तो ये आपकी जो बातें 15, 16, 19, 29, 30 में आपके मिलती हैं। क्लियर हो गया, 15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता आपको देखने के लिए मिलती है? तो ऐसा कौन सा देश है, ऐसा देश आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए ऐसा देश है। भारत में आप पढ़ते हैं, भारत में आपकी कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता का आपका प्रावधान है। और एकल नागरिकता हमने कौन से देश से स्वीकार की है, ब्रिटेन देश से आपकी स्वीकार की है एकल नागरिकता। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में कोई भी नागरिक हो तो वो कैसा नागरिक आपका भारतीय नागरिक है। और नागरिकता के संबंध में कौन सा भाग बताता है, भाग 2। कौन सा भाग है, भाग 2। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल पढ़ते हैं 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक और भाग 2 आपके नागरिकता के बारे में बताता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के आधार पर व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो पसंद के आधार पर विवाह करने के लिए संरक्षण देता है? आर्टिकल 19, 21, 25, 29 ऐसा कौन सा है? तो इसमें आप याद रखेंगे ऐसा कौन सा आपका आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 ऐसा आपका आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल है आपका 21। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो आपको याद रखना है, तो इसके लिए आपका ये संरक्षण देता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थित नहीं है? तो LIC आप पढ़ते हैं LIC, ठीक है। LIC आपने पढ़ा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए स्थापना किस वर्ष हुई है, ठीक है, स्थापना आप पढ़ते हैं स्थापना किस वर्ष हुई, इसकी 1956।
केंद्रीय मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, जो मेन मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। एक इसकी टैगलाइन बहुत आती है कि LIC की टैगलाइन क्या है। टैगलाइन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो टैगलाइन आप याद रखेंगे, इसकी टैगलाइन 3 है। क्या है इसकी टैगलाइन? टैगलाइन इसकी आपकी 3 है। 3 कैसे हैं जी? एक तो आपकी हिंदी में, ठीक है, पहले आप पढ़ लेंगे, पहले पढ़ेंगे संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में कौन सी है? संस्कृत में योगक्षेम वहाम्यम। क्या है? ये बहुत बार आपकी पेपर में पूछी है, योगक्षेम वहाम्यम। तो ये तो है आपकी संस्कृत में योगक्षेम वहाम्यम। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में क्या है। हिंदी में क्या है जी? हिंदी में आप जानते हैं जिंदगी के साथ भी है। क्या है? जिंदगी के साथ भी। और क्या है? जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और क्या है? जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और आपसे पूछे इंग्लिश में क्या है जी? इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आप याद रखेंगे, इंग्लिश में जो इसकी टैग लाइन है, तो इंग्लिश में आप याद रखेंगे, इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में योर वेलफेयर। क्या है? योर वेलफेयर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। योर वेलफेयर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी इंग्लिश में। तो आपकी 3 टैग लाइन है इसकी। 3 में योगक्षेम वहाम्यम संस्कृत में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है? योर वेलफेयर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन क्षेत्रीय कार्यालय। क्या पूछा है क्वेश्चन? क्षेत्रीय कार्यालय। तो क्षेत्रीय कार्यालय आपके कितने हैं? क्षेत्रीय कार्यालय आप याद रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय हैं 8। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 8। 8 में कौन कौन है वो अभी आपको याद हो जाएंगे 1 सेकंड में। क्षेत्रीय कार्यालय कितने आपके? 8। अब 8 में कौन कौन है वो देखेंगे जरा। आपने शहर पढ़े होंगे भारत के, तो 4 महानगर चारों दिशाओं में आप पढ़ते हैं। 4 महानगर चारों दिशाओं में कौन कौन है? पूरब में कौन है? पूरब में है आपका कोलकाता। कौन है पूरब में? कोलकाता। उत्तर में कौन है? उत्तर में है आपका दिल्ली। उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में एक हेडक्वार्टर भी है और एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आप पढ़ते हैं कौन सा शहर? आपका चेन्नई। क्लियर हो गया? कौन सा है? चेन्नई। 4 तो आपके हो गए। 4 अन्य कौन है? 4 अन्य कौन कौन है आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 अन्य आप याद रखेंगे। 4 अन्य आपको याद रखेंगे। 4 अन्य तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपकी क्या है? भोपाल। बिहार की कैपिटल क्या है जी? बिहार की कैपिटल क्या है आपका? पटना। क्या है? पटना। और जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, अब तो तेलंगाना आप कहोगे, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल आपकी हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और आप पढ़ते हैं एक शहर आपका यूपी में, इसका नाम क्या है? कानपुर। क्या है आपका? कानपुर। तो आपको याद रखें क्षेत्रीय कार्यालय कितने? 8 क्षेत्रीय कार्यालय। ये चारों दिशाओं में आपके हो चुके हैं। फिर मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, बिहार की कैपिटल पटना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, और यूपी में एक शहर कौन सा आपका? कानपुर। तो LIC में आप इतना जरूर याद रखेंगे, ये LIC से संबंधित आपका विवरण है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल शासन व्यवस्था में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो आपको बताना है दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल या सेनापति। जो सीमावर्ती आपके दुर्गों का रक्षक है वो क्या कहलाता था? तो सीमावर्ती दुर्गों का जो आपका रक्षक है मौर्य काल में, उसे किस नाम से जानते थे? सीमावर्ती। तो सीमा पे आपका अंत हो जाता है तो अंत से याद रखेंगे अंतपाल। क्या है आपका? अंतपाल। क्या बोलते थे उसे? अंतपाल। क्या बोलते थे? अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था आपका? ये कहलाता था अंतपाल। तो मौर्य काल में शासन व्यवस्था में से एक और आता है, तो क्वेश्चन ये और बनता है कि मौर्य काल शासन व्यवस्था में बजट कौन पेश करता था? तो बजट वित्त मंत्री पेश करता है। तो वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ये TGT PGT में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। मुख्य समाहर्ता। क्या है आपका? बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन होता था? मुख्य समाहर्ता। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाएगा जो मौर्य काल है, कौन सा काल है? मौर्य काल। या आप कहेंगे जी कौन सा वंश हो जाएगा? मौर्य वंश। कौन सा वंश आपका? मौर्य वंश।
तो मौर्य वंश की स्थापना आपने पढ़ा होगा, घनानंद को हरा करके किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। कैपिटल किसको बनाया था? कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य की सहायता से। और ये जरूर याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो आप याद रखते हैं जैन धर्म। और अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे? सिरवण बेलगोला। कहाँ पे बिताए थे? सिरवण बेलगोला। सिरवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? सिरवण बेलगोला पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भगवान बाहुबली की जो मूर्ति है वो कहाँ पर? आपका सिरवण बेलगोला। तो क्लियर हो गया। और आपको ये भी याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपने पढ़ा होगा, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, तो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? तो प्रथम विदेशी यात्री भी आप याद रखेंगे। प्रथम विदेशी यात्री कौन है? आप याद रखेंगे। प्रथम विदेशी यात्री कौन है? मेगस्थनीज। ये किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, जो मौर्य समाज के बारे में बताती है। क्लियर हो गया। तो इतने इससे संबंधित क्वेश्चन है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को पूर्वाराम विहार किस महिला ने दान में दिया था? यशोधरा, विशाखा, आम्रपाली या क्षेमा? बताएंगे। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, आपने पढ़ा होगा। तो एक स्थान है पूर्वाराम विहार, किस महिला ने दान में दिया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, यशोधरा, विशाखा, आम्रपाली या क्षेमा। तो इसमें आप याद रखेंगे, महिला का नाम क्या है? विशाखा। विशाखा नाम की महिला ने गौतम बुद्ध को पूर्वाराम विहार, एक स्थल है, ये आपका दान में दिया था। और आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध ने किस महिला को स्त्री रत्न की उपाधि दी थी? तो स्त्री रत्न की उपाधि किसे दी थी? आम्रपाली। किसे दी थी? आम्रपाली। क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध आप पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित तीन घटना आप जरूर याद रखेंगे। तीन घटना क्या है? एक तो आप पढ़ते हैं जी, एक घटना कौन सी है? एक घटना है महाभिनिष्क्रमण। कौन सी घटना है? महाभिनिष्क्रमण। एक तो ये याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। एक कौन सी है जी? एक है आपकी क्या? एक है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सी है? एक है धर्म चक्र परिवर्तन। और एक कौन सी है? इन तीनों को याद रखेंगे, विशेष है आपका। और एक कौन सी है? एक है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था तो गृह त्याग की जो आपकी घटना है, गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी महाभिनिष्क्रमण। घर से निकलना क्या है? महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना। क्लियर हो गया। धर्म चक्र परिवर्तन पूछे, जो प्रथम उपदेश है, जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश की जो घटना है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध के जो मृत्यु की घटना है, क्या है? मृत्यु की घटना। मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी महापरिनिर्वाण। क्लियर हो गया। महापरिनिर्वाण। बहुत सारे क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से, लेकिन इनको भी आप याद रखें। जैसे जैसे मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं तो अलग अलग मॉक टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। आपसे पूछे महाभिनिष्क्रमण घटना कहाँ पे हुई? तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, तो लुम्बिनी में आपकी ये घटना हुई। धर्म चक्र परिवर्तन घटना कहाँ पे घटित हुई? सारनाथ में, क्योंकि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ। और मृत्यु आप पढ़ते हैं, तो मृत्यु की जो घटना ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। तो इनके स्थान भी कब अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से स्थान भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोसिया किस देश की राजधानी है? बताएंगे। निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया। निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया। निकोसिया किस देश की राजधानी है? ठीक है, निकोसिया बताएंगे। निकोसिया किस देश की राजधानी है? बताएंगे सभी कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है, निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया। निकोसिया किस देश की? साइप्रस। किसकी? आपके साइप्रस की। किसकी है? साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है आपके? निकोसिया। क्लियर हो गया।
और इसमें चाड की पूछे, चाड की कैपिटल क्या है? चाड की कैपिटल है एन जमेना। क्या है? एन जमेना चाड की कैपिटल है। गिनी की पूछे, गिनी की क्या है? गिनी की आपकी कोनाक्री। क्या है? कोनाक्री। और ट्यूनिसिया की आप जानते होंगे, ट्यूनिसिया की क्या है? ट्यूनिस। क्या है आपका? ट्यूनिस। क्लियर हो गया। तो साइप्रस की आपने पढ़े निकोसिया। चाड की पूछ रहा है, चाड की क्या है? चाड की है एन जमेना। आपसे पूछे गिनी की क्या है? गिनी की है कोनाक्री। और आपसे पूछा ट्यूनिसिया की क्या है? ट्यूनिसिया की आपकी ट्यूनिस। क्लियर हो गया। ये भी आपके क्वेश्चन मिल गए अलग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एरिना किस खेल का मैदान है? एरिना, एरिना आपको बताना है किस खेल का मैदान है। बताएंगे सभी। एरिना किस खेल का मैदान है? गोल्फ, बेसबॉल, स्क्वैश या घुड़सवारी? एरिना, एरिना कौन से खेल के मैदान को हम बोलते हैं? तो एरिना किसके है? एरिना होता है आपका घुड़सवारी के खेल का मैदान। घुड़सवारी के खेल का मैदान क्या कहलाता है? एरिना। क्लियर हो गया। स्क्वैश अगर पूछ रहा है, स्क्वैश के जो खेल का मैदान है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। जैसे टेनिस का है, बैडमिंटन का, सभी का क्या कहलाता है? आपका कोर्ट। बेसबॉल का अगर आपसे पूछ रहा है, बेसबॉल का जो खेल का मैदान है बहुत आता है, इसे क्या बोलते हैं? डायमंड। और गोल्फ का आप सब जानते हैं, पूरा नाम लेते हैं गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ के खेल का जो मैदान है उसे क्या बोलते हैं? कोर्स। क्या बोलते हैं? आपका कोर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या है क्वेश्चन? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 1979, 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो आपके जो अधिनियम है, अधिनियम में 6 अधिनियम आप याद रखेंगे। 6 अधिनियम कौन से हैं? एक तो आप याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है अधिनियम में से, ये आप 6 याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक क्या है? एक है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। क्या है? नियंत्रण अधिनियम। एक तो ये आपका ये हो गया। एक आप याद रखेंगे जी, एक याद रखेंगे वन संरक्षण अधिनियम। क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। एक आपका ये हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। क्लियर हो गया। वन संरक्षण अधिनियम। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका वन हो गया वायु संरक्षण अधिनियम। वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण रोकथाम और क्या है? नियंत्रण अधिनियम। एक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में एक आप याद रखेंगे जी, एक कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और एक आप याद रखेंगे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। इन 6 को तो आप बिल्कुल याद रखें, कोई ना कोई पेपर में आपके पूछ रहे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये आपका क्लियर हो गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो इनको आप याद रखेंगे। अब ये इनके वर्ष आप याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972। आपसे पूछे जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम, ये आपका 1974। आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम, ये आपका कब है? 1980 में। 1980। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, ये आपका 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपसे पूछ रहा है, ये कब है? 1986 में। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है तो 2002 में। कब है? 2002। क्लियर हो गया। तो जल प्रदूषण अगर आपसे पूछ रहा है, जल प्रदूषण, ठीक है, तो जल प्रदूषण का इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ सही, ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1974। जल प्रदूषण कब है आपका? 1974। क्लियर हो गया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब है आपका? 1974। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भीतरकनिका आपको बताना है। भीतरकनिका, तो भीतरकनिका आप पढ़ते हैं। भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा। क्लियर हो गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट जो आपका है कहाँ पर? ये आपका नैनीताल में। कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल पढ़ते हैं।
और ये कहाँ पर आपका उत्तराखंड में। क्लियर हो गया। जिम कार्बेट, और जिम कार्बेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। किस वर्ष हुई थी? 1936 में। इसका अब नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, भीतरकनिका आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? 5 जून, 5 जुलाई, 24 नवंबर या 26 नवंबर? बताएंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपसे पूछा जा रहा है कब बनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपने पढ़ा होगा। विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस आप याद रखेंगे ये कब बनाते हैं? ये बनाते हैं आप 5 जून। कब बनाते हैं? 5 जून। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपसे पूछे तो ये कब बनाते हैं? 26 नवंबर। कब बनाते हैं आप? 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नववर्ष के रूप में विशु उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? विशु उत्सव कौन से राज्य में बनाते हैं नववर्ष के रूप में? बताएंगे सभी। नववर्ष के रूप में विशु उत्सव कौन से राज्य में बनाया जाता है? विशु उत्सव। तो विशु उत्सव अगर आपसे पूछ रहा है तो विशु उत्सव कहाँ बनाते हैं? आपका केरल में। तो नववर्ष के रूप में जो आपके बनाए जाने वाले त्योहार है नववर्ष के रूप में, तो एक तरफ आप लिखेंगे उत्सव, क्या है आपका? उत्सव। और एक तरफ लिखेंगे राज्य। एक तरफ आपका उत्सव, एक तरफ हो गया राज्य। नववर्ष के रूप में, जो नववर्ष के रूप में बनाते हैं। तो आपसे पूछे उगाड़ी, उगाड़ी कहाँ पे बनाते हैं? उगाड़ी आप याद रखेंगे एक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा कौन है? दूसरा है आपका कर्नाटक। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में कौन सा बनाया जाता है? उगाड़ी। आपसे पूछा जाएगा जी नाबा बारसा। नाबा बारसा, नाबा बारसा हम कहाँ बनाते हैं? नाबा बारसा, नाबा बारसा बनाते हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे बनाते हैं? नाबा बारसा पश्चिम बंगाल। आपसे पूछा जाएगा पुथांडो, पुथांडो कहाँ पे बनाते हैं? पुथांडो अगर आपसे पूछ रहा है, पुथांडो आप याद रखेंगे कहाँ पर? तमिलनाडु में। पुथांडो कहाँ पर? आपका तमिलनाडु। पुथांडो कहाँ पर है? तमिलनाडु। आपसे पूछे गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ पे बनाते हैं? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ पे बनाते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे बनाते हैं? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में आपका बनाते हैं। आपसे पूछे संवत स्वर पड़वो, क्या है? संवत स्वर, संवत, समवत, क्या है आपका? संवत स्वर पड़वो, समवत स्वर पड़वो। संवत स्वर पड़वो अगर आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पे बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके गोवा में। कहाँ बनाते हैं? गोवा में। एक बार पुनः देख लेंगे, ये नववर्ष के रूप में बनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव हैं। नववर्ष के रूप में बनाए जाने वाले उत्सव। उगाड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में। नाबा बारसा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पुथांडो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और संवत्सर पड़वो कहाँ पर? आपका गोवा में। ये सब आपके नववर्ष के रूप में बनाए जाने वाले प्रमुख फेस्टिवल हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेटवे टू द ईस्ट किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? बताएंगे आप सभी। द गेटवे टू द ईस्ट किस राज्य को बोलते हैं? तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है? मणिपुर। कौन सा राज्य आपका? मणिपुर को द गेटवे टू द ईस्ट के नाम से आपका जाना जाता है। क्लियर हो गया। मणिपुर। नेक्स्ट है परिवर्तन निदेशालय या ईडी आप बोलते हैं। परिवर्तन निदेशालय या ईडी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1956, 1964 या 2002? बताएंगे सभी कमेंट करके। ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईडी के बारे में आप बताएंगे ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे जी ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे सभी ईडी की स्थापना। तो ईडी की स्थापना अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ईडी की स्थापना कब हुई थी जी, तो आप याद रखेंगे ईडी की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी कमेंट करके। ईडी की स्थापना, ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईडी की स्थापना आप याद रखेंगे 1956। किस वर्ष हुई थी आपकी? 1956। किस वर्ष हुई थी आपकी? 1956।
ईडी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956। और ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ईडी का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। कहाँ पर? आपका नई दिल्ली में ईडी का हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा व कुरुम्बा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती हैं? कोटा व कुरुम्बा, तो आपको बताएं अरावली, सतपुड़ा, महादेव या नीलगिरी। तो आप बताएं कोटा व कुरुम्बा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती हैं? कोटा व कुरुम्बा आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। कौन सी पहाड़ी? आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर आपकी ये दोनों जनजाति कोटा व कुरुम्बा, तो ये आपकी निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी पर। क्लियर हो गया? कोटा व कुरुम्बा। आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला आपसे पूछ रहा है, सबसे पुरानी कौन है? अरावली। कौन सी आपकी सबसे पुरानी पर्वतमाला? अरावली। और अरावली आप पढ़ते हैं ये आपके राजस्थान से शुरू होकर के और ऐसे आपका हरियाणा और दिल्ली तक आपकी आती है। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। आपने पढ़ा होगा सबसे पुराना है तो सबका गुरु है, तो याद रखेंगे सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? आपके गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं, मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था? मदर टेरेसा को 1968, 1979, 1983 या 1998। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आप पढ़ते हैं तो नोबेल पुरस्कार ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को आपके दिए जाते हैं। 10 दिसंबर, जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, तो अल्फ्रेड नोबेल आपको पढ़े होंगे आपने, तो 10 दिसंबर को उनकी याद में हम देते हैं 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। 3 तो आप विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, और एक आपका फिजिक्स नहीं आप कहेंगे बायोलॉजी हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, और एक क्या हो गया? एक हो जाएगा इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और एक आप इसमें कहेंगे जी, तीनों आप विज्ञान कहेंगे। एक तो आपका हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, बायोलॉजी कह सकते हैं। एक आप कहेंगे जी रसायन के क्षेत्र में, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और एक कहेंगे आपके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, और एक आपका क्या हो गया? फिजिक्स। उसके बाद में 3 क्षेत्र कौन से अलग? 3 क्षेत्र, एक तो आपका क्षेत्र कौन सा है? साहित्य। कौन सा क्षेत्र है? साहित्य। एक कौन सा क्षेत्र है? एक आपका क्षेत्र है जी शांति। कौन सा क्षेत्र है? शांति। और एक कौन सा है? एक आपका अर्थशास्त्र। कौन सा क्षेत्र है? अर्थशास्त्र। तो क्लियर हो गया, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन और आपका भौतिक, ठीक है, ये 3 आपके क्षेत्र, 3 और 3 ये हो गया आपका 6। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये तो दिया जाता है आपका नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो ओस्लो में आपका प्रदान किया जाता है। बाकी अन्य जो 5 पुरस्कार हैं ये स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में आपके प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। यहाँ पे आपके प्रदान किए जाते हैं। क्लियर हो गया? जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अगर पूछ रहा है, स्थापना याद रखेंगे 1895, लेकिन शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में कौन से क्षेत्र में? आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। क्लियर हो गया? ये आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपका विवरण था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मिलेराइट आपको बताना है, मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम, मैग्नीज, निकिल या बेरियम? बताना आपको। बोरियम हो रहा है, बेरियम है, ठीक है। मिलेराइट, मिलेराइट आपसे पूछ रहा है तो मिलेराइट आप याद रखेंगे किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। किसका है? निकेल का अयस्क, निकेल। और आप पढ़ते हैं, बहुत आता है क्वेश्चन, पिच ब्लेंड। क्या है आपका? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो पिच ब्लेंड आप याद रखेंगे यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका? आपका यूरेनियम का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये कौन से नृत्य से जुड़े हैं? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये कौन से नृत्य से आपके जुड़े हैं? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? बताएंगे सभी कमेंट करके। राधा रेड्डी
और राजा रेड्डी कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? सभी कमेंट करके बताएं। सभी कमेंट करेंगे जी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है, ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। भारतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? मोहिनीअट्टम होता है आपका केरल में। ठीक है, और कथकली भी कहाँ पे होता है? कथकली भी आपका होता है केरल में। क्लियर हो गया? तो राजा रेड्डी और भूसे राधा रेड्डी ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां किसे कहा जाता है? खनिज तेल से संबंधित परियोजनाएं, सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजना, ऐसी आधारित संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से अधिक विदोहन हो, ऐसी आधारित संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से कम विदोहन हो। आपको बताना है कि ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां किसको कहते हैं। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ब्राउन फील्ड संपत्ति, तो ब्राउन फील्ड संपत्ति अगर आपसे पूछ रहा है किसको बोलेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है ऐसी आधारित आपकी संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से कम, क्या है? क्षमता से कम विदोहन हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां। क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, देश में कोयले के भंडार के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयले के भंडार हैं इसमें कौन सा राज्य अपना शीर्ष क्रम रखता है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा कोयले का जो भंडार है वो कहाँ पे आपका मिलता है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। कोयले का भंडार बताएं सभी, कोयले का भंडार। ठीक है, कोयले का भंडार। तो कोयले का जो भंडार है, भंडार अगर बात करें, भंडार आर से बन जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा राज्य आपका? झारखंड। और आपसे पूछे कि उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्पादन आप याद रखेंगे, उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो कोयले के भंडार की हम बात करें तो कोयले के भंडार में आपके कौन से राज्य हैं? तो इसमें हमारा एक तंत्र है, इस तंत्र को आप क्या बोलते हैं? इस तंत्र को बोलते हैं गोंडवाना तंत्र। कौन सा तंत्र है आपका? तंत्र का नाम है गोंडवाना तंत्र। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला है वो कौन से तंत्र मिलता है? गोंडवाना तंत्र है, टर्सियरी तंत्र है, कुड़प्पा तंत्र है, धारवाड़ तंत्र है। तो कौन सा तंत्र है? गोंडवाना तंत्र। आपसे पूछा जाए गोंडवाना तंत्र में कौन कौन से राज्य हैं, तो गोंडवाना तंत्र में आपके 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं जी? वो आप देखेंगे 4 राज्य। एक आपका कौन है? एक तो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? एक है आपका पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक कौन है जी? एक है आपका उड़ीसा। पश्चिम बंगाल है, एक कौन है आपका? उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे एक कौन है? एक है आपका छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। और एक कौन है? एक आपका झारखंड। तो कितने राज्य हैं गोंडवाना तंत्र में? आपके प्रमुख रूप से 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पे सबसे अधिक आपका कोयला मिलता है। क्लियर हो गया? और भारत में आपको पढ़ते हैं तो अगर नदी घाटी क्षेत्र पूछ रहा है तो 2 नदी घाटी क्षेत्र आप याद रखेंगे। एक तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है। कौन सा है? गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्या है? एक आपका महानदी घाटी क्षेत्र। 2 और भी हैं, जैसे आप सोन नदी घाटी क्षेत्र भी पढ़ते हैं, वहाँ भी कोयला मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र और महानदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। फिर क्वेश्चन है आपका गोंडवाना तंत्र। अब इसमें आप स्थान पढ़ते हैं, स्थान में क्या है? जैसे आपने स्थान में पढ़ा होगा, स्थान में कौन कौन से? जैसे आप पढ़ेंगे रामकोला। कौन सा है? रामकोला। तातापानी। कौन सा है? रामकोला है, तातापानी है। ठीक है, और ये रामकोला और तातापानी ये कहाँ पे मिलते हैं? ये आपके उड़ीसा में, रामकोला और तातापानी। ठीक है, रामकोला और तातापानी ये कहाँ पर है? तो रामकोला और तातापानी। ठीक है, तो रामकोला और तातापानी ये याद रखेंगे कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आपको छत्तीसगढ़ में याद रखने, रामकोला और तातापानी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसमें सुधार करेंगे, रामकोला तातापानी छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछते हैं एक कौन सा है? झरिया है। कौन सा स्थान है? झरिया है। एक कौन सा है? एक आपका गिरिडीह है, झरिया गिरिडीह। और एक कौन सा? बोकारो।
झरिया, गिरिडीह और बोकारो। ये तीनों अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे झारखंड में, ये पूछ ले जाते हैं, झरिया, गिरिडीह, बोकारो झारखंड में। आपसे पूछा जाता है रानीगंज, ठीक है, कौन सा है, रानीगंज। तो रानीगंज अगर आपसे पूछ रहा है कि रानीगंज कहाँ पर है, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में, रानीगंज कहाँ पर आपका, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, रानीगंज कहाँ पर आपका, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल। तालचेर पूछे, ठीक है, तालचेर, तालचेर कहाँ पर है, तालचेर आप याद रखेंगे, तालचेर आपका उड़ीसा में, तालचेर कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्लियर हो गया। तो प्रमुख कोयला उत्पादक आपके क्षेत्र हैं, रानीगंज आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, तालचेर उड़ीसा में, रामकोला, तातापानी ये कहाँ पर आपके, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद में रामकोला, तातापानी, एक और याद रखें कोरबा, ठीक है, राम को ताता, तो राम को ताता कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, राम से बन जाएगा रामकोला, को से बन गया कोरबा, ताता से बन जाएगा तातापानी, छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछा जाता है जो कोयला है ये आपका भारत में वर्गीकरण हो गया, तो कोयला वैरायटी के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कोयले की वैरायटी, ठीक है। तो कोयले की अगर आपसे पूछ रहा है वैरायटी, वैरायटी कितनी होती है, कोयले की वैरायटी होती है 4। 4 में कौन कौन है जी, 4 आप याद रखेंगे वैरायटी में। एक तो आप पढ़ते हैं सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, क्या है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद आप याद रखेंगे बिटुमिनस, कौन सा है, बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद आप याद रखेंगे लिग्नाइट, क्या है आपका, लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद याद रखेंगे पीट। तो कितनी वैरायटी होती है, 4। तो सबसे अच्छा कोयला कौन है, सबसे अच्छा या सर्वोत्तम प्रकार का, सर्वोत्तम प्रकार का आपसे पूछ रहा है, सर्वोत्तम कौन सा आपका, एंथ्रेसाइट। और निम्न प्रकार का, निम्न प्रकार का अगर आपसे पूछे तो कौन सा है, पीट, कौन सा है, पीट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका कार्बन प्रतिशत होता है एंथ्रेसाइट में और सबसे कम किस में होता है, पीट में। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला मिलता है, भारत में सबसे अधिक मिलता आपका कौन सा है, बिटुमिनस, कौन सा मिलता है, बिटुमिनस। क्लियर हो गया। तो ये आपके कोयले से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, कोयले से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे। ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। ऐसे ही आप हमारे साथ जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें प्रतिभाग करेंगे और आपको नए नए क्वेश्चन इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।